हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी लोगों का अथर्व एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान के पेपर को समझाया था। एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ मैं। आज मैं जो है इंटरमीडिएट के रसायन विज्ञान के पेपर के बारे में समझाऊंगा और उनके प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए अब पहले इनके पेपर को समझते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान जो होता है इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर एक साथ आते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर है, तो इस चैप्टर से जो है 5 नंबर का लगभग आता है। ठीक है, तो मैं जो है आप लोगों को इस चैप्टर में कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एक प्रश्न कितनी बार इस पेपर में आया है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है मोलरता तथा मोलरता को परिभाषित कीजिए तथा इसमें अंतर बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है मोलरता तथा मोलरता को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे मोलरता है क्या। परिभाषित उसको ऐसे करेंगे, मोलरता है क्या। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेयन की मोलरता कहलाती है। यानी 1 किलोग्राम विलायक ले तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो मोलरता सॉल्व करेंगे ऐसे। मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेयन की मोलरता कहलाती है। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या की मोलरता कहलाती है। तो इसको जो है इसका जो इकाई होती है, इसकी इकाई यानी मात्रा, इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। यानी इसका मात्रक है या इकाई है मोल प्रति किलोग्राम। अब इसका फार्मूला क्या होगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। अब देखिए इस फार्मूले में क्या है, मोलरता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो अब जब आप सवाल हल करेंगे या न्यूमेरिकल हल करेंगे तो मोलों की संख्या उसमें नहीं दिए होगा, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार।
ठीक है। यानी जब मोल की संख्या ज्ञात करेंगे तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है विलेय का भार बटे विलेय का अनुपात। तो ये पहला प्रश्न आपका इसमें हल हो गया। मोलरता क्या? मोलरता 1 किलोग्राम विलायक पे उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसकी इकाई है मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। अब इसमें दूसरा प्रश्न लगा हुआ है मोलरता क्या? तो इसमें से मोलरता में क्या करना है आपको? मोलरता और मोलरता की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या लिखा था? 1 किलोग्राम विलायक, इसमें लिखना है 1 लीटर विलयन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता ठीक है। यानी अंतर क्या है? उसमें लिखा था 1 किलोग्राम विलायक, इसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई यानी मात्रक, इसकी इकाई है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, ठीक है। इसकी इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर है। तो आपका पहला प्रश्न ये था, इसमें था मोलरता। मोलरता की परिभाषा मैंने बता दी है। इसके बाद है मोलरता। तो मोलरता की परिभाषा ये फार्मूला क्या बनेगा? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। उसमें क्या था? विलायक का भार किलोग्राम में था, इसमें है विलयन का आयतन लीटर। मोलों की संख्या हम ऐसे निकालेंगे जैसे कि मैंने मोलरता में बताया। अब इसमें एक क्वेश्चन और लगाता था, इसमें अंतर बताना, यानी मोलरता और मोलरता में अंतर बताना है। तो इसमें अंतर क्या होता है? मोलरता, जो मोलरता होती है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है और मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। अंतर क्या है? अंतर इसमें ये है, मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित नहीं होती है, जबकि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। जबकि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। यानी अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है जबकि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका पूरा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मोलर तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? देखिए दोनों परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक परिभाषा याद करना है, दूसरा को
कार्बोकेटिक बनेगा। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यानी 1000 ग्राम विलायक में। इसका सॉल्व कैसे, उत्तर कैसे लिखेंगे? 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक ठीक है, यानी 1000 ग्राम विलायक में आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब इसमें दूसरी परिभाषा लगी हुई है मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो केवल आपको थोड़ा सा अंतर करना है, यानी 1000 की जगह केवल 100 लिखना है। क्या लिखना है? 100। और परिभाषा सेम यही है, 1000 की जगह 100 लिखना है। यानी कैसी परिभाषा बनेगी? 100 ग्राम विलायक में आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर की जगह क्या लिखना है? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यानी ये परिभाषा इसमें क्या है? 1000 ग्राम विलायक है और 1000 ग्राम विलायक में आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 1 मोल घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें क्या है? मोलर में क्या है? इसमें 100 ग्राम लेना है, विलायक का कितना लेना? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक में आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यानी ये परिभाषा याद करेंगे तो दूसरी परिभाषा स्वाभाविक याद हो जाएगी, इसके लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इसका जो है फार्मूला है m बराबर किसके लिए? मोलर के लिए। मोलर के लिए फार्मूला क्या बनेगा? m बराबर 1000 इंटू kV इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। मोलर के लिए अब यम क्या है? यम है तुम्हारा अणुभार। यम क्या है? अणुभार। ठीक है, केवी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w है विलेय का भार। स्मॉल w विलेय का भार। डेल्टा टीवी है क्वथनांक में उन्नयन।
क्वथनांक में उन्हें, ठीक है। और ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये है विलायक का भाग, विलायक का भाग, ठीक है। यानी मोलन के लिए फार्मूला क्या बनेगा, m बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो केवी क्या है, ये तो अणुभार है, केवी है मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भाग, डेल्टा टीवी है क्वथनांक में उन्नयन और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भाग। अब इसी में आपका मोलर है ना, तो मोलर की भी जैसे मैंने उसमें 1000 परिभाषा की जगह क्या करवाया था, 100 करवाया था, तो फार्मूले में भी आपको सेम वैसे ही करना है। 1000 की जगह क्या लिख देना, इसकी जगह आपको लिख देना है 100। किसके लिए, मोलर के लिए, रहा है लास्ट में, मोलर के लिए आपको 1000 की जगह क्या लिखना, 100। तो 100 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, सेम फार्मूला भाई है, केवल अंतर क्या है, 100 और 1000 का अंतर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाने के पहले कुछ इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, आखिरकार झिल्ली है क्या और झिल्ली कितने प्रकार की होती है। तो झिल्ली देखिए, किसी ठोस या द्रव, किसी ठोस या द्रव की वह पतली परत जो होती है वो झिल्ली कहलाती है। कोई भी ठोस हो या कोई द्रव हो, उसकी जो ऊपर की बहुत पतली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो झिल्ली जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक होती पारगम्य झिल्ली, एक होती है अपारगम्य झिल्ली और एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है, पारगम्य झिल्ली में विलायक और विलेय दोनों के अणु जो होते हैं आर पार निकल जाते हैं, ठीक है ना। पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है, यानी विलायक के अणु और विलेय के अणु दोनों के अणु जो होते हैं आर पार निकल जाते हैं, ठीक है। अपारगम, अब जैसे उल्टा है पारगम का उल्टा अपारगम, तो अपारगम में क्या होता है, ये ऐसी झिल्ली होती है ना तो इसमें जो विलायक के अणु आर पार निकल पाते और ना ही विलेय के अणु आर पार निकल पाते, ठीक है। और तीसरी झिल्ली होती है अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, ये ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के अणु यानी जल, विलायक मतलब हुआ जल, तो विलायक के अणु तो आर पार निकल जाते हैं लेकिन जो विलेय के अणु होते हैं वो आर पार नहीं जाते, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये बहुत पतली झिल्ली होती है, ये प्रकृति यानी प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है, ठीक है, यानी नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। तो यह कृत्रिम या प्राकृतिक ऐसी झिल्ली होती है या परत होती है जिसमें बहुत ही महीन अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन अति सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा विलायक के अणु तो आर पार निकल जाते हैं परंतु विलेय के अणु जो होते हैं आर पार नहीं निकल पाते, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। चलिए इसको पहले हम झिल्ली की परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद इसकी परिभाषा बताते हैं, ठीक है। तो झिल्ली की परिभाषा क्या है, किसी ठोस या द्रव की, किसी ठोस या द्रव की महीन या पतली परत, महीन या पतली परत झिल्ली कहलाती है। झिल्ली कहलाती है और झिल्ली 3 प्रकार की होती है, झिल्ली 3 प्रकार की होती है। पहली झिल्ली होती है पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली
ये ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलय और विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं। यह ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलेय तथा विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं। पारगम झिल्ली कहलाती है। यानी ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु जो होते हैं आर पार निकल जाते हैं, तो उसे कहते हैं पारगम्य झिल्ली। दूसरा है आपका अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली। तो अपारगम्य झिल्ली क्या होती है कि ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलेय तथा विलायक के अणु आर पार नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यह ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलेय और विलायक के अणु विलेय और विलायक के अणु आर पार नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी झिल्ली कौन सी झिल्ली होती है? अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है। अब आपकी तीसरी झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये झिल्ली कैसी होती है? आधा काम करती है, यानी विलायक के अणु को तो आर पार जाने देती है, परंतु विलेय के अणुओं को आर पार नहीं जाने देती है। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जबकि आपका क्वेश्चन केवल अर्धपारगम्य झिल्ली ही था, लेकिन इसको थोड़ा मैंने डिटेल से बता दिया, शायद किसी प्रश्न में आ जाए झिल्ली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो भी आप लिख सको। तो अब मेरा प्रश्न का उत्तर ये है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? इसका लिखना है, ठीक है। यह कृत्रिम तथा प्राकृतिक यह कृत्रिम तथा प्राकृतिक झिल्ली होती है। इसमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे विलायक के अणु
आर पार निकल जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं, परंतु विलेय के अणु आर पार नहीं निकल पाते, अणु निकल पाते। ऐसी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, ऐसी झिल्ली अर्ध पारगम झिल्ली ठीक है। तो ये कृत्रिम भी हो सकती है और प्राकृतिक भी होती है। तो ये कृत्रिम तथा प्राकृतिक झिल्ली होती है जिसमें बहुत ही महीन और अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा जो होता है विलायक यानी जल विलायक जैसे अणु तो आर पार निकल जाते हैं, परंतु विलेय के अणु जो है आर पार नहीं निकल पाते। तो ऐसी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आया है नार्मलता क्या है, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है और इसे एन से डिनोट करते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको ऐसे ही। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों के भारों की संख्या नार्मलता कहलाती है। ठीक है, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नार्मलता कहलाती है। किसकी? विलयन की नार्मलता कहलाती है। इसे एन से लिखते हैं, इसे कैपिटल एन से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है N बराबर W अपॉन E इंटू बी। इसका फार्मूला क्या है? N बराबर है W बटे E इंटू बी। तो N क्या है? N नार्मलता है। N क्या है? नार्मलता। W है विलेय का भार, E है तुल्यांकी भार, और V है आयतन। लेकिन आयतन क्या में होगा? लीटर में होगा। लीटर आयतन को जो है लीटर में चेंज करना पड़ेगा, 1 मिलीलीटर में दिए है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। N बराबर होता है W अपॉन E इंटू बी।
क्वेश्चन नंबर 5 है परासरण तथा परासरण दाब क्या है। तो पहली बात तो ये समझिए परासरण क्या है। तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह। तनु विलयन क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन तथा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तनु विलयन डाइल्यूट होता है तनु विलयन और कंसंट्रेट होता है शांत विलयन। तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन उसे कहते हैं जब विलयन में विलेय की मात्रा कम हो। ठीक है, जैसे पानी लीजिए और पानी में चीनी डालो और वो पानी जो है कम मीठा लगे तो समझ जाइए वो तनु विलयन है, यानी उसमें विलेय की मात्रा चीनी की मात्रा कम है। और यदि पानी में शक्कर ज्यादा डाल दिया जाए, पानी ज्यादा मीठा लगे तो वो विलयन कैसा है, कंसंट्रेट यानी शांत विलयन, यानी उस पानी में उस जो है चीनी की मात्रा ज्यादा है इसलिए विलयन कैसा बन गया, शांत विलयन बन गया, कंसंट्रेट विलयन बन गया। ठीक है ना। तो तनु विलयन से शांत विलयन की ओर, तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होता है परासरण कहलाता है। और इसी के आगे लिखा है क्वेश्चन परासरण दाब। और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ गई बात। यानी तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है और इस क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तनु विलयन से शांत विलयन की ओर, शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ठीक है, इसी के आगे क्वेश्चन लिखा है परासरण दाब क्या है, यानी इस क्रिया को रोकने के लिए। लेकिन जब आपके सिंगल परिभाषा आए तो परासरण दाब क्या है ये परिभाषा न जुड़ी हो, केवल इतना याद है कि परासरण दाब क्या है, तो फिर ये नहीं लिख देना इस क्रिया को। भाई वो कह रहे हैं किस क्रिया को कह रहे हो, इस क्रिया की जगह आपको लिखना है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। ठीक है, और एक साथ परिभाषा है तो आप लिख सकते हो कि इस क्रिया को समझ जाएगा कि परासरण की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो यानी तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गया 0.2 कैपिटल एम से क्या तात्पर्य है। तो कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरता। ये कह रहा है, मोलरता की बात कह रहा है कि 0.2 एम से क्या तात्पर्य है। तो एम का मतलब होता है मोलरता। तो मोलरता में आपने विलयन कितना लिया था, 1 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या 0.2 है। समझ में आ गई बात। 0.2 एम लिखा है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम जो होता है मोलरता को डिनोट करता है, मोलरता को बताता है। तो कह रहा है 0.2 एम से क्या तात्पर्य है। तो 0.2 से मतलब का तात्पर्य यह है कि विलयन के 1 लीटर में मोलों की संख्या 0.2 है। ठीक है, यानी
इसको आंसर ऐसे लिखेंगे, बिलियन के 1 लीटर में, बिलियन के 1 लीटर में, बिलियन के 1 लीटर में मोलों की संख्या या 0.2 मोल है। बिलियन के 1 लीटर में 0.2 मोल है। ठीक है, यानी 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या कितनी, 0.2, यानी बिलियन के 1 लीटर में 0.2 मोल उपस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य। ठीक है, तो देखिए वो जैसे मैंने कि पहले एक क्वेश्चन बता चुका हूं, मोलल तथा मोलल उन्नयन, उसी से थोड़ा सा संबंधित है। क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है, किसी विलायक में आवासरहित विद्युत अनवघट्ट के 1 मोल होने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर है किसी विलायक में, किसी विलायक में आवासशील विद्युत अनवघट्ट, किसी विलायक में आवासशील विद्युत अनवघट्ट के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, उसे क्वथनांक ठीक है, यानी पहला क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य, किसी विलायक में आवासशील विद्युत अणुघट्ट के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इसका फार्मूला होगा डेल्टा Tb बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 होगा। अब इसका यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, यदि आपको न्यूमेरिकल में डेल्टा टीबी निकालना है तो विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक में विलायक का क्वथनांक घटा देंगे तो डेल्टा टीबी निकल आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है मोल अंश क्या है, और इसी क्वेश्चन को मोल प्रभाग भी कहते हैं। मोल अंश की जगह मोल प्रभाग भी आ जाए तो इसका यही उत्तर होगा। मोल अंश क्या है या मोल प्रभाग क्या है, तो विलयन में उपस्थित एक, देखिए विलयन 2 घटक से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। विलायक क्या होता है, जिसमें विलेय को घोला जाता है। ठीक है, और विलेय क्या होता है, जो घुल जाता है। जैसे कि पानी लो, पानी में चीनी डालो, तो चीनी है विलेय और पानी क्या है, विलायक। समझ में आ गया। तो विलयन 2 घटकों से मिलकर बनता है, एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। तो परिभाषा क्या कह रहा है, मोल अंश क्या है, विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या।
ठीक है, तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, पहला विलयन में उपस्थित एक घटक। अब एक घटक में आपका विलय के भी मोलों की संख्या भी हो सकती है, विलायक के भी हो सकता है। ठीक है ना, विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों, अब सभी घटकों में यानी दोनों का आ गया, विलय का भी आ गया और विलायक का भी आ गया, मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, विलय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर होगा फार्मूला विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और यदि इसी में आपको निकालना विलायक का, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा विलायक का मोल अंश बराबर ऊपर केवल बदल जाएगा, विलय की जगह हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ऊपर आपका जो है विलय की जगह क्या हो जाएगा विलायक, और नीचे वाला सेम वही रहेगा। ठीक है, ये विलय का निकालना तो ये है, ये विलायक का निकालना है तो विलय की जगह क्या हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये फार्मूला। इस अंतिम क्वेश्चन के बाद मैं अपनी क्लास को समाप्त कर रहा हूं। इसके बाद यदि इन क्वेश्चन में मैंने केवल 8 क्वेश्चन बताए हैं, यदि इन 8 क्वेश्चन में कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।